नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में कुछ ही देर में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आने की भी संभावना जताई जा रही है। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। अपनी नई उम्मीदवारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई। उनके इतिहास की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। चलिए अब आपको नए उपराष्ट्रपति बनने वाले सीपी राधाकृष्णन के बारे में कुछ बातें बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन तो आपको पहले सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ने 10-10 वर्ष की सेवा की बतौर उपराष्ट्रपति और सबसे छोटा कार्यकाल अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें तो वीवी गिरी का था। 1967 से 1969 के बीच सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल था उनका। अब तक 14 उपराष्ट्रपतियों में से 10 राजनेता रहे हैं, बाकी 4 शिक्षाविद, पूर्व राजनयिक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब तक तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकट रमन और सीपी राधाकृष्णन, जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से भारत को अब तक 2 उपराष्ट्रपति मिले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम वेंकैया नायडू। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला, उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक, ओडिशा से वीवी गिरी, पश्चिम बंगाल से मोहम्मद हामिद अंसारी, केरल से के.आर. नारायणन, कर्नाटक से बी.डी. जट्टी, पंजाब से के. कृष्णकांत। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में तो इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। थैंक यू दिव्या जी। सर, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि 2 साल उनका कार्यकाल रहा, जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल रहा और अब बदलाव हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम और क्या बदलाव देखेंगे, रणनीतियों में बदलाव देखेंगे और क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे जब अब 15वें जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी पद की शपथ वो भी लेने वाले हैं थोड़ी देर में। हम कार्यक्रम भी लगातार हमारी जनता को साथ में दिखाई रहे। दिव्या जी, देखिए, जो कुछ पूर्ववर्ती उपराष्ट्रपति जी का विषय जो था, जो अचानक उनका सारे कार्यक्रम व्यवस्थित थे, जब संसद का सत्र चल रहा हो, ऐसे समय में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन करते हैं। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक साम्य स्थापित करके एक सदन को चलाए रखने की। साथ ही उपराष्ट्रपति महोदय के आगे के कार्यक्रम भी निर्धारित। अगर स्वास्थ्य इतना खराब था तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आना चाहिए। ये बात ठीक है कि उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें थी, लेकिन इतना गंभीर था, इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। कहीं ये सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या कारण थे। कुछ ऐसे इश्यूज जरूर थे कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने अधिकारों के लिए या अपनी जिम्मेदारी या अपने लिए कुछ विशेष फैसिलिटीज के लिए पब्लिक डोमेन में आकर मांगना, प्रधानमंत्री से ज्यादा सुख सुविधाएं मांगना, उनसे ज्यादा संसाधन मांगना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके व्यक्तित्व में या उनके माइंडसेट में कहीं डेविएशन जरूर था, जिसके कारण स्वयं उनको मजबूर होना पड़ा अपने पद को छोड़ने के लिए। ये ऐतिहासिक बातें हैं जिनको आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत सामान्य सी चीज। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर था, कुछ न कुछ था जो नॉर्मल से इतर था। अगर आप उसे गलत न कहें या सरकार के विरुद्ध न कहें, तो भी कुछ ऐसा जरूर था जो नॉर्मल से इतर था। तो कहीं न कहीं कोई न कोई परिस्थिति ऐसी जरूर हुई कि उनको मजबूर होना पड़ा अपना स्थान छोड़ने के लिए। नहीं तो हमने अतीत में देखा है। बिल्कुल इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि ऐसी क्या
मजबूरी थी या कुछ ऐसा था जो सत्र के बीचों बीच उन्हें अपना पद छोड़ा, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी क्लैरिफाई किया गया था नहीं, तबीयत ही बहुत ज़्यादा जो तबीयत है वो ख़राब होती जा रही है, उनकी जो स्थिति है वो ख़राब हो रही है, इस वजह से ये पद उन्होंने छोड़ा। लेकिन सर अभी हम आगे क्या बदलाव की हम बात कर रहे थे, तो क्या कुछ हम देख पाएंगे? और ये तो कारण अभी साफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हालांकि किया गया है, लेकिन फिर भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं। देखिए दिव्या जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है किसी सरकार द्वारा, यानी सरकार की के बहुमत से, एक नॉर्मली इसने देखा है कि विपक्षी युद्ध सर बिल्कुल हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे हमारी जो जनता है उसको तस्वीरें दिखा देते हैं कि अभी उपराष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किस तरीके से चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए। श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
तो ऐसे में आपने देखा अभी भारतीय गणतंत्र के लिए आज का दिन विशेष बन गया। चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। देश भर की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उम्मीद है कि वो भारत को सशक्त और विकसित बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। तो ऐसे में आपने देखा सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट विश्वनाथ मिश्रा जी। विश्वनाथ मिश्रा जी, अभी शपथ ग्रहण समारोह की हमने तस्वीरें दिखाई, उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। तो आपसे मेरा अब यही सवाल है कि आगे क्या रणनीति उनकी होने वाली है और क्या कुछ हम अभी आगे देखेंगे उनकी तरफ से, क्या कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां वो फेस करने वाले हैं? दिव्या जी, देखिए, अभी नए उपराष्ट्रपति के पास बहुत चैलेंजेस हैं। जिस तरीके से विपक्ष एक एजेंडा लेकर के और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास करता रहा, कम से कम संख्या बल से वो हार चुके हैं, जो अभी इस चुनाव ने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है। जो मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहा है हमारा विपक्ष, उसमें कितना सफल हुआ है वो हमने आपने सबने देखा है। तो इनके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है राज्यसभा के सभापति के रूप, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करना, सत्ता और विपक्ष के बीच में एक साम्य स्थापित करके और जो भी सरकार के विधायी कार्य हैं उनको सम्यक रूप से संचालित करना, निस्तारित करना, सदन का कार्य का जो मैक्सिमम टाइम है उसका सदुपयोग करना, विधायी कार्यों का निष्पादन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज होते हैं। इसके लिए बहुत क्लैरिटी चाहिए, बहुत शांत और गंभीर व्यक्तित्व का व्यक्ति चाहिए होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने काम किया, ठीक किया, लेकिन कहाँ वो डाइवर्ट हुए, वो और कौन से एलिमेंट से जिन्होंने उनका डाइवर्जन दिया, उन्हीं का छोड़ा हुआ काम, जहां से डाइवर्जन वो शुरू हुआ था वहीं से सीपी राधाकृष्णन जी का कार्य शुरू होता है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो सीपी राधाकृष्णन के ऊपर आरोप लगा कि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उन पर ये बहुत बड़ा आरोप लगा, यानी वो सरकार के उस एजेंडे को बढ़ाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो लोग वैसे समर्थन देंगे, वो जो व्यक्ति जिस उससे है, अगर वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, राष्ट्र के विरोध में किसी व्यवस्था का संचालन नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। क्यों? लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, और ये तो प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन तो है ही। तो कम से कम ये बिल्कुल तय है कि इनके ऊपर वो जो संघ का एक लेबल लगाया है विपक्ष ने कि संघ की पृष्ठभूमि से, ये उनको बहुत क्लैरिटी से संसदन में बताना पड़ेगा कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं हूं तो केवल संविधान के साथ हूं, राष्ट्र हितों के साथ हूं, लोगों की जो इश्यूज है भूमिका में देखने को मिलेगी और कैसे वो काम करते हैं। क्योंकि सर, ये भी मेरा सवाल आपसे रहेगा, विपक्ष तो कह रहा था कि पूरा जो हम लोग हैं, हम एकजुट हैं, हम साथ खड़े हैं, हमने साथ किया है, बतौर 315 जो सांसद हैं वो शामिल हुए, लेकिन सर 15 तो क्रॉस वोटिंग हुई है और विपक्ष तब भी कह रहा है कि हम साथ थे, लेकिन सर 15 तो उधर वोट गए हैं एनडीए। हालांकि एनडीए की तरफ से कोई इधर उधर वोटिंग नहीं हुई, लेकिन विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए दिव्या जी, उनकी विपक्ष के साथ एक समस्या ये है कि उनके पास कोई विषय नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं कि इन इश्यूज पर हम एक साथ हैं। आप याद करिए बीजेपी का समय, आपको शायद नहीं याद होगा, मैं उस समय कम से कम बीजेपी जब केवल 2 की संख्या थी तब भी उन्होंने सीएमपी बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, कहा कि हमारे पास संख्या नहीं है इसलिए हम कश्मीर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, ये महत्वपूर्ण जो कॉमन सिविल कोड है, इन इश्यूज पे हम अभी भी कायम है, लेकिन हमने इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है, हम अभी इस पर कोई दबाव नहीं देंगे क्योंकि संख्या बल नहीं है। तो ये इसी तरीके से विपक्ष को कम से कम ये क्लैरिटी रखनी चाहिए कि हम 10, 12, 15 दल हैं, हमारे मूल जो जिन पर हम सहमत हैं वो इश्यूज ये हैं, जिन पर साथ आए, उस पर एक पॉलिसी बनाएं जो राष्ट्रहित की नजर आए। अगर जनता को वो राष्ट्रहित की पॉलिसीज नजर आएंगी तो जनता उनको समर्थन करेगी। लेकिन अब वो फेक नैरेटिव सेट करने का उनका जो प्रयास था, उससे होता क्या है, जो अंदर के सांसद विधायक जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें घुटन महसूस होती है, उनको अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आता है।
ये जो क्रॉस वोटिंग है ये उसी कारण से है। उनको लगता है कि फेक नैरेटिव एक बार चल जाता है, बार बार नहीं चलता है। आप वो जो खोटा सिक्का है उसको 4 बार नहीं चला सकते हैं मार्केट। ये एहसास करते हैं वो सभी जो जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनको इस बात का भय है। उनको लगता है कि जनता को ये चीजें समझ तो आती हैं। आज हम भले कहें कि वोट चोरी हो गया, उस जनता को तो एहसास है, नीचे अंडर करंट रहता है। आम जनता से पूछ लीजिए जाकर इस क्षेत्र में, ज्यादातर लोग बता देते हैं ये जीत रहे हैं, इनके जीतने की संभावना है। हम लोगों ने ये महसूस किया है, तो वो नब्ज समझ में आती है। उस जनता को अगर आप कहें कि नहीं वोट चोरी होकर के छीन ले गए और अगर ये कागज से वोट पड़ता और ईवीएम हटा देते तो हम जीत जाते, तो जनता को समझ आता है कि ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा करते हैं, वो आरोप बहुत ज्यादा लगाते हैं कि हम अगर ऐसा होता तो हम जीत जाते। तो सर अगर ऐसा होता तो फिर सब जगह भारतीय जनता पार्टी होती। अगर वो ऐसा करते हैं, कभी वो ईवीएम का बहाना करते हैं, और अब एसआईआर को लेकर उन्होंने पहले बोला कि वोट चोरी होती है, उसके बाद फिर वो बिहार में खुद ही वोट चोरी का जो अभी हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसका ही फिर विरोध करते हैं। तो सर फिर ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, या तो आप विरोध कर लो या तो आप साथ रह लो। आप पहले उसी का कहते हो कि वोट चोरी हो रही है, फिर वोट चोरी के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको लेकर वो विरोध करता है। सर बिल्कुल दिव्या, याद आया ये देखिए, जब इन्होंने अपनी यात्रा निकाली थी राहुल और एंड कंपनी ने बिहार में, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से गए। इन्होंने कहा हमने अवध जीता, अब मगध की तैयारी है। वो डायलॉग याद होगा आपको, अवध जीता अब मगध की तैयारी, यानी अवध हमने जीता। अवध किससे जीता आपने? उसी स्वरूप से जीता, उसी सिस्टम से जीता जिसको आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उसी इलेक्शन सिस्टम द्वारा किए गए चुनाव से जीता जिस पर आप वोट चोर होने का आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए, वो संवैधानिक संस्था है हमारा इलेक्शन कमीशन। आपको किसी एक छोटी सी एक विषय से शिकायत हो सकती है, लेकिन आप अगर इलेक्शन कमीशन को डॉक में खड़ा कर रहे हैं, उस पर आरोप, इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो जनता आपको कहां पहुंचाएगी, इस बात की कल्पना करनी चाहिए विपक्ष के नेताओं को। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है। उस अखिलेश यादव ने अपनी ही बात से अपने विपक्ष के सभी साथियों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि देखो, उसी वो चोरी के वोट से तो मैं जीत गया हूं, लेकिन तुम लोग उस वोट चोरी का विरोध करते रहो। यानी जब जीत जाए तो चित भी मेरी पट भी मेरी, एक कहावत है, अटल जी कहा करते थे। तो वो बहुत मतलब इनको ऐसी स्थिति में पैदा कर रख देता है विपक्ष के नेताओं को कि जनता को लगता है कि इनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, ये कब पलटी मार जाएंगे इस बात का अंदाजा नहीं है। आप जिस राज्य में जीत जाते हैं वहां तो सब कुछ ठीक है, वहां आप मांग बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप यहां पर ये ईवीएम यहां पर खराब थी, ईवीएम हैक हुई, कोई सवाल नहीं उठता है। तब आपको नहीं होता है कि कागज के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था तो हम अच्छा जीतते। आप कोई सवाल नहीं करते हो, लेकिन सवाल आप तब करते हो जिन राज्यों में आप हार जाते हो। हारते किससे हो? उन आपराधिक तत्वों से, उन विशेष मुद्दों से जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, उन पर आप कभी विचार नहीं करते हो। आपके दल में वो नेता हैं, वो लोग नेता का स्वरूप या चोंगा पहनकर बैठ गए हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो लोगों के हितों से बहुत दूर दूर तक जिनका कोई नाता नहीं है। इसलिए आम जनता आपको हराती है। इस पर पुनर्विचार करने के बजाय, अंतर मंथन करने के बजाय, ये नेता केवल उस जनता पे आरोप लगाते हैं, उस संसदीय प्रणाली पर आरोप लगाते हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे आरोप लगाते हैं जिसने उनको उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया है। आप देखिए ना, ऐसे ऐसे नेता हैं जो मतलब बेसिक एजुकेशन नहीं है। बिहार में देखिए, जो कक्षा 9 पास न हुआ हो, आज चपरासी के लिए आप भर्ती देखने जाइए, पास होना ही चाहिए। चपरासी को हाई स्कूल की जरूरत क्या है, ईमानदारी से पूछिए तो। लेकिन मुख्यमंत्री कक्षा 9, अगर जो कक्षा 9 फेल हो वो मुख्यमंत्री बन जाए तो चलेगा। कितना डिस्पैरिटी है इस पूरी व्यवस्था में, इस पर हमको गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल सर, कह सकते हैं कि जो लोग बिहार में पढ़े लिखे नहीं हैं वो नई डिग्री ले पा रहे, लेकिन सर पढ़े लिखे होकर भी फिर डिग्री ना लेना, ये तो फिर बड़ी बात है सर, कि 9वीं पास करने के बाद और फिर सीएम का फेस बन जाना, ये बड़ी बात है। लेकिन सर हमारे साथ चर्चा में मुख्यमंत्री की संतति रहा, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ मुख्यमंत्री का पुत्र। बिल्कुल सर, समय की कमी है इसलिए हम आपको अभी रोकना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी दी है जिससे हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी कि आखिर अभी क्या माहौल चल रहा है और अभी क्या कुछ चुनौतियां जो सीपी राधाकृष्णन हमारे नए उपराष्ट्रपति, 15वें उपराष्ट्रपति बने, उनके लेकर क्या क्या चुनौतियां वो देखेंगे, क्योंकि बीच के कार्यकाल
2 साल का कार्यकाल जब जगदीप धनखड़ जी ने खत्म किया, उसके माफ कीजिएगा, आधे में उन्होंने रोका, उसके बाद अब नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो देखना होगा कि आखिर वो क्या कुछ चुनौतियां फेस करते हैं और आखिर कैसे उभर के आते हैं।